सर्वप्रथम तो सभी दोस्तों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चला था गुप्त साम्राज्य का इतिहास। गुप्त साम्राज्य का इतिहास जो कि हमने अपने पिछले 5 वीडियो के अंदर 5 भाग के अंदर गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध प्रतापी शासकों के बारे में देखा था। उसी क्रम में आज हम भाग 6 के अंदर गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक देखेंगे, स्कंदगुप्त, जो कि 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन करेगा। उसके बाद में अंतिम गुप्त वंश के शासक कौन कौन हुए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो कि रीट के सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के जीवन की, स्कंदगुप्त के इतिहास की, जो कि याद रखना है दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य की मृत्यु के बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त शासक बना गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य का। कुमारगुप्त प्रथम के बाद कौन बना? स्कंदगुप्त बना था, उसका बेटा। यह कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का शासक बना था। कहा जाता है कि स्कंदगुप्त है वो कुमारगुप्त प्रथम का बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन योग्य होने के कारण वही राज्य का शासक बना था, ऐसा माना जाता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक बना था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन बना था? तो याद रखना है स्कंदगुप्त बना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पे, जिसे कि मलेच्छ भी कहा जाता है, पर विजय प्राप्त की, उन्हें हराया था, उन्हें पराजित किया था। किसको? हूणों को, जिसे मलेच्छ भी कहा जाता है। ऐसा कहाँ विदित होता है? जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है, मिलता है ऐसा। तो कहने का मतलब मलेच्छों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, मलेच्छों या हूणों को पराजित करने वाला, हराने वाला गुप्त शासक कौन था? तो याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्कंदगुप्त था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में गिरनार नामक पर्वत पर जो सुदर्शन झील बनाई गई थी, जिसका निर्माण करवाया गया था, उसका जीर्णोद्वार 3 शासकों ने करवाया था। अशोक ने, उसके बाद में रुद्रदमन ने, और उसके बाद में स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का एक शासक जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था। कहने का मतलब है कि गुप्त काल के, गुप्त साम्राज्य के किस शासक के शासन काल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार हुआ था? कहने का मतलब पुनरुद्धार हुआ था, उसकी देखरेख मरम्मत का कार्य हुआ था। तो याद रखना है स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था, जो कि उसका गवर्नर, उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? चक्रपालित था। उसको ये कार्य सौंपा गया था, उसके द्वारा ये कार्य करवाया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस गुप्त शासक ने करवाया? तो याद रखना है स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। कहने स्कंदगुप्त से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी हमें कहाँ मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। उसके बाद में स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में तो सक्रादित्य और आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इसे देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री प्रक्षिप वक्षा कहा गया है। ये इसकी उपाधियां या इसके नाम लिए गए हैं अलग अलग स्तंभ लेखों में। उसके बाद में इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त को महान गुप्त साम्राज्य का
अंतिम शासक माना जाता है। महान गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त था, जो कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य का पुत्र था। उसके बाद में देखो दोस्तों, स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधियों से नवाजा गया था। कहने का मतलब कि स्कंदगुप्त के पास विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधियां भी थी उसके पास। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सौंग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे, ऐसा माना जाता है। और इससे उसके सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का पता चलता है कि सुदूर चीन के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, क्योंकि उसके दरबार में स्कंदगुप्त ने राजदूत भेजे थे। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य के निम्न शासक हुए थे। तो हमने देखा स्कंदगुप्त के बारे में जो 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 जरूर ध्यान में रखना। जैसे कि पहला कि यह अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम प्रतापी शासक था गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य का। दूसरा महत्वपूर्ण है कि किसने स्कंदगुप्त ने हूणों पर या मलेच्छों पर विजय प्राप्त की थी, उन्हें पराजित किया था। तीसरा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और चौथा बनता है भीतरी स्तंभ लेख की जानकारी स्कंदगुप्त से संबंधित है। कहने का मतलब है कि स्कंदगुप्त की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। ये 4 ही तो क्वेश्चन है स्कंदगुप्त से संबंधित, अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो इन 4 क्वेश्चनों में से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप पीछे के पेपर देखो या आगामी भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उसमें देखना, अगर स्कंदगुप्त का कोई क्वेश्चन बनाता है तो इन 4 में से ही कोई एक बनाएगा, इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो दोस्तों, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश साम्राज्य के निम्न शासक हुए। जैसे कि हमने पीछे गुप्त वंश के कुछ प्रसिद्ध प्रतापी महान शासकों के बारे में देखा, जैसे कि संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद में उसका बेटा घटोत्कच, उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद में आता है उसका बेटा महान शासक, ये मानो सबसे ज़्यादा गुप्त वंश का जो साम्राज्य विस्तार हुआ था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि एक अयोग्य शासक भी बना था रामगुप्त, जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे। उसके बाद में समुद्रगुप्त का ही बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बना, जिसने वैवाहिक संबंध और विजय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद में आता है उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, और उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त, उसका बेटा कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का। उसके बाद में देखो कौन कौन शासक हुए स्कंदगुप्त के बाद में, पुरुगुप्त, बुधगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, बालादित्य। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित एक जानकारी ये भी है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक था। वैसे इनका भागवत वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, विष्णु के उपासक थे, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार ग्रहण करने वाला ये पहला गुप्त शासक था। कौन? नरसिंहगुप्त बालादित्य। उसके बाद में आता है भानुगुप्त। उसके बाद में भानुगुप्त, जो कि इससे भी जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिला है। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में ही सर्वप्रथम सती प्रथा हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गोपराज की पत्नी ने 510 ईस्वी में सती बनी थी। उसके आदमी बना वेन्यगुप्त, उसके आदमी कुमारगुप्त,
तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय, उसके बाद में विष्णुगुप्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम गुप्त शासक था, ये भी जरूर ध्यान में रखना है। वैसे गुप्त वंश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो या तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से, या फिर अंतिम शासक याद रखना, संस्थापक याद रखना श्रीगुप्त। गुप्त वंश वैसे बहुत बड़ा है, इसके अंदर आप इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को तैयार कर सकते हो। उसके बाद में देखो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो कि रिट के सिलेबस में ये टॉपिक दे भी रखा है, आज उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वैसे गुप्त साम्राज्य बहुत ही बड़ा है क्योंकि इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण नोट्सों के अंदर इसे समेटा है। आज हम गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट करते हैं। भाग 6 के अंदर मैंने गुप्त साम्राज्य के इतिहास से संबंधित 6 वीडियो बनाई हैं, 6 भाग बनाए हैं, इन्हें जरूर देखना। और यही कहना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत कुछ बताया है गुप्त साम्राज्य के बारे में, लेकिन संपूर्ण नहीं बताया है, पूरा नहीं है ये एक प्रकार से, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों में अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग लेखक, अलग अलग राइटर वो अपनी बुकों में अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन इतना हम तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। बहुत कुछ बताया है लेकिन संपूर्ण नहीं बताया, ये मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये मत सोचना कि सर सोल्ट में पढ़ाते हैं, नहीं, मैंने केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही आपके साथ साझा की है। तो देखो गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है या माना जाता है, क्लासिकल युग, गोल्डन पीरियड। इसलिए ये मानो कि इसका तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो भारत आज भी ऋणी है गुप्त काल की। उसके बाद में गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के भागवत वैदिक धर्म संप्रदाय को मानने वाले थे तथा विष्णु और उसके अवतारों के उपासक थे। कहने का मतलब गुप्त सम्राट वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे और विष्णु तथा विष्णु के अन्य अवतार, चाहे वामन अवतार, जो भी अवतार हुए हैं उनके उपासक थे, ऐसा माना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया था। कहने का मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म के भी विद्वान उनके दरबार में ये मानो संरक्षण या आश्रय ले रखा था। तो कहा जाता है कि जो गुप्त सम्राट हुए उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया था, ऐसा माना जाता है। चीनी यात्री फाहियान के विवरणों से पता चलता है कि, तो हमने देखा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में पहला चीनी बौद्ध यात्री आया था फाहियान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। उससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, सुशासित और बढ़िया व्यवस्थित था, क्योंकि यहाँ पर अपराध बहुत कम थे, अपराध वो बहुत कम होते थे, ऐसा माना गया है। ऐसा माना गया कि उसमें अपराध बहुत कम होते थे और ये भी कहा जाता है कि कर भार भी बहुत कम था, कर भार भी बहुत कम था। और इनकी भाषा, कहा जाता है कि राजकाज की भाषा संस्कृत थी। वैसे दोस्तों एक बात बता देता हूं कि गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए पहला वीडियो, पहला भाग जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं पे जो चर्चा की थी वही इसकी उपलब्धियां मानी जाएगी। तो उसे जरूर नोट करना। जो हमने 20 महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी थी वही गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां कुछ हमने शासकों के जीवन काल के बारे में जहां देखा, उनके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आई हैं, उनको भी नोट करना। इसलिए वीडियो बड़ा होने के कारण मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में ही बता रहा हूँ। उसके बाद में गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के
विकास में बड़ा योगदान दिया है, जो आज भी भारत इनका ऋणी है, हमेशा याद करता रहेगा। इतना महत्वपूर्ण बड़ा योगदान है इनका। किसका? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का। शालिहोत्री ऋषि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। शालिहोत्र ऋषि ने अश्वशास्त्र ग्रंथ लिखा था, जो घोड़ों के उपचार के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के उपचार के लिए जाना जाता है, संबंधित है। उसके बाद में पालकाप्य, ये पीछे एक बार कंपटीशन में पूछा भी गया था। पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद ग्रंथ लिखा था, जो हाथियों की चिकित्सा के संबंध में है। किसके? हाथियों की चिकित्सा के संबंध में है या उससे संबंधित है। भानुगुप्त के ऐसा माना जाता है कि एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिला है कि गुप्त काल में पहली बार किसी के सती होने के प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है कि गोपराज की पत्नी सती हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय समाज में सती प्रथा भी विद्यमान थी। उस समय का सामाजिक जीवन वर्णों पर आधारित था। कहने गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके 6 कर्तव्य माने जाते थे: अध्ययन है, अध्यापन है, यज्ञ करना है, दान देना है, दान लेना है आदि। चारों वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर के जन्म था। कहने का मतलब बहुत ही बढ़िया समाज था, वर्ण भेद स्पष्ट रूप से उसके अंदर था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा वहाँ पर आर्थिक जीवन भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है। माना गया है। गुप्त शासकों के शासन काल में हर क्षेत्र में विकास हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, धार्मिक दशा भी उनकी बहुत बढ़िया थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि स्थापत्य चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में ही प्राप्त होती है, क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है, वो ये माना जाता है भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। शिखर का ये मानो गुंबज का जो मंदिर है वो पहला ही था। दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में विकास हुआ था, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो। गुप्त प्रशासन का स्तरीय विभाजन तथा उसके सर्वोच्च अधिकारी भी एक महत्वपूर्ण थे। जैसे कि प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ी थी देश, जो कि अधिकारी गौरना या गोपति था। उसके बाद में भुक्ति, जिसका अधिकारी था उपरीक। उसके बाद में विषय, उसका अधिकारी था विषयपति। उसके बाद में पैठ, जो कि पैठपति। और सबसे छोटी थी ग्राम, जिसका अधिकारी होता ग्रामपति या महत्तर। कहने का मतलब है गुप्त काल से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। तो कहने का मतलब है कि गुप्त वंश जो भारत पर राज करता है, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है हर क्षेत्र में, चाहे कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, स्थापत्य हो, ज्योतिषी हो, हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां रही है। उसी के अंदर हम देखेंगे गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं ये महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि लेखक का नाम या रचना का नाम, कृति का नाम पूछा जा सकता है, या इसके लेखक कौन है ये पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है लेखक और रचना। कालिदास सबसे महत्वपूर्ण है। कालिदास, जिसके 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, वो 7 हमें याद होने चाहिए दोस्तों, वो 7 हमें याद होने चाहिए। जैसे कि 2 महाकाव्य हैं, जिसमें कुमार संभव और रघुवंशम। 2 खंड काव्य, ऋतुसंहार और मेघदूत। 3 प्रसिद्ध नाटक है इसके, जिसमें अभियान शाकुंतलम, माल विक्रांगमित्रम और विक्रमोर्वशीय। ये 7 2 महाकाव्य,
2 खंड काव्य और 3 नाटक। ये 7 रचनाएं जरूर हमें याद होनी चाहिए। ये गुप्त काल की मानी जाती है क्योंकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में था। उसके बाद में शूद्रक की मृक्षकटिकम रचना बहुत प्रसिद्ध है। विशाख दत्त की मुद्राक्षसम देवी चंद्रगुप्तम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी भी जाती है ये मुद्राक्षसम और देवी चंद्रगुप्तम। दंडिका 10 कुमार चरित्र, दंडिका 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में अमर सिंह अमरकोश जो कि संस्कृत का शब्दकोश माना जाता है, सबसे बड़ा अमरकोश। वराहमिहिर के महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्रत संहिता पंच सिद्धांति का, ये बहुत बार पूछा जाता है। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टियम, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं थी। तो ये तो लेखक के नाम है, ये रचनाएं मैंने केवल प्रमुख और महत्वपूर्ण है उनके बारे में ही बताया यहाँ पे। उसके बाद में गुप्त काल के प्रमुख मंदिर या स्तूप और स्थान कहाँ कहाँ पे? दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी यूपी, शिव मंदिर भूमरा जो कि नागौद एमपी मध्य प्रदेश में, विष्णु मंदिर तिगवा भूमरा इसका सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है भारत का, जबकि विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में, लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर मध्य प्रदेश, ईंटों का मंदिर भी कहा जाता है, ईंटों का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, ईंटों का मंदिर भीतरी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर नागौद जोखो है मध्य प्रदेश में, विष्णु मंदिर उदयगिरी मध्य प्रदेश में। ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसमें से दशावतार मंदिर और भूमरा का मंदिर जो 2 तो जरूर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ केवल मैंने महत्वपूर्ण ही प्रसिद्ध मंदिर और प्रमुख रचनाएं या पुस्तकें बताई है गुप्त काल की। कहने का मतलब गुप्तकालीन समाज भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण दिया गया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था, ऐसा माना गया। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था उस समय, पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन भी था, स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल के अंदर कहा जाता है कि जातीय विषय में व्यवसाय को बंधन स्थिर होने लगा था, फिर भी वर्णों के आधार पर गुण और क्रम न होकर जन्म ही था, ऐसा माना जाता है। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। कहने का मतलब है कि गुप्त काल में जो भी महत्वपूर्ण बातें हुई वो हमारे लिए आज सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इसीलिए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग माना जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में विकास हुआ था। रामायण महाभारत का वर्तमान जो स्वरूप है वो गुप्त काल के अंदर ही सामने आया था, ऐसा माना जाता है। दशमलव प्रणाली, शून्य का सिद्धांत, ये सब हमें ये मानो गुप्त काल से ही प्राप्त हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी गुप्त काल की देन है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ है। नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा आदि हमें प्राप्त हुए हैं। ये सभी गुप्त काल की देन मानी जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं गुप्त साम्राज्य का इतिहास। बहुत कुछ बताया लेकिन संपूर्ण नहीं बताया, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो इन 6 भागों को तो ये मानो कि गुप्त साम्राज्य का इतिहास बहुत कुछ ये मानो कि हमारे कंप्लीट हो जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। इसके अंदर जो भी कंपटीशन होता है आगामी हर कंपटीशन में ये टॉपिक मिलता है, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, गुप्त काल या गुप्त वंश
कोई भी कंपटीशन हो जहां भारत का इतिहास होगा वहां गुप्त काल जरूर होगा, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्यों के बाद में अगर किसी साम्राज्य की बात आती है तो वो गुप्त साम्राज्य की बात आती है, जिसकी स्थापना हमने देखी, उसके प्रमुख शासकों के बारे में क्रम से हमने देखा, उनके जीवन इतिहास, जानकारी के स्रोत संबंधी बातें, उनके युद्ध, साम्राज्य विस्तार, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की। उसके बाद में हर्षवर्धन है, जो भी दक्षिणी भारत के कुछ शासक, कुछ वंश आए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।